मौलवी बशीर अहमद के पास हम जब जाकर पहुंचे तो हमने देखा कि तकरीबन 100 साल बुजुर्ग एक शख्स वहां पर बैठे हुए थे। शायद यही मौलवी बशीर साहब थे। बड़े ही अच्छे अखलाक और अच्छे मिजाज वाले वो इंसान थे। कहने लगे कि आलम गैब तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात को इल्म है। बंदों को अपने कलाम की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अता फरमाया है मैं तो उसी तक महदूद हूँ। यानी उनका साफ कहना था कि मैं जो भी करता हूँ अल्लाह के कलाम की हिदायत से करता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम इंसान दूसरों के पास ना हो। आपके बच्चे के मामले में मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह का कलाम पढ़कर मैं दुआ करता हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो आपको इत्तला भिजवा दूंगा। आप तब तक मस्जिद में क़याम करें। मैं अल्लाह तबारक तआला के कलाम की रोशनी में राह देखता हूँ। वालिद साहब उनसे बहुत मुतासिर हो चुके थे। उनकी शख्सियत बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए हमने वहाँ पर रुकने का फैसला कर लिया और रात पूरी हमने मस्जिद में गुजार दी। जब सुबह हुई तो मौलवी बशीर अहमद के यहाँ से ही नाश्ता भी हमारे लिए लाया गया और दिन को 11 बजे मौलवी बशीर अहमद साहब ने हमको हुजरे में तलब फरमा लिया। जैसे ही हम उनके सामने पहुंचे तो कहने लगे, ये एक तावीज़ बनाया है हमने, यूँ समझ लीजिए कि एहतियात से इसे अपने पास रखें। हाल में मुस्तकबिल के लिए बहुत से अवामिल गड़बड़ हैं जो बेहतर बिल्कुल भी नहीं है, सदका दीजिएगा। यानी वो फरमा रहे थे कि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही हमारे लड़के के लिए। तभी मौलवी साहब से वालिद साहब बोल चुके, कुछ और बताइए मौलवी साहब। तभी मौलवी बशीर अहमद साहब बोले, बाखुदा वजाहत नहीं हो सकी, मालूम ही ना पड़ सका, बहुत ज्यादा मुश्किल मामला है इसीलिए, वरना मैं आपको बता देता। इन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा लेकिन परेशानियां जरूर होंगी। अल्लाह ताला बाकी सब खैर करेगा। वापसी में वालिद साहब ने कहा, मौलवी साहब बशीर अहमद साहब ने तो कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ आने से कोई फायदा भी नहीं हुआ। हमारे साथ जो मौलवी साहब थे वो कहने लगे, कुछ नहीं होगा, आप बस तावीज़ को इनके गले में बांध दें। बहरहाल तावीज़ मेरे गले में बांध दिया गया और वक्त अब गुजरने लगा, लेकिन तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी मुआशा, जो उसके बाद यानी उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी जंगल में या कहीं भी खुले मैदान में नहीं आई, किसी भी चौदहवीं की रात में नहीं आई, जबकि मैं हर चौदहवीं की रात को उसका इंतजार करता रहा। अलबत्ता मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मुझे उससे इश्क हो गया था, क्योंकि बचपन की इस उम्र में इस एहसास का तो पता भी नहीं चलता है। बस तबीयत पर एक असर सा पड़ गया था और वो जो बाकी ना रही थी। रफ्ता रफ्ता दूसरे मामलात आगे आते गए और वालिद साहब मेरे लिए बहुत ज्यादा संजीदा हो गए, सीरियस हो गए। खासकर रशीद अहमद साहब के इन अल्फाजों ने उन्हें उलझा दिया था कि मैं परेशान रहूंगा मुस्तकबिल में, यानी फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहूंगा। हवेली, जायदाद, कारोबार सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और मेरे दोनों भाई वालिद साहब के दस्ते राज थे, यानी उनके अंडर में ही थे और तमाम जिम्मेदारियां दोनों भाई अच्छी तरीके से संभालते भी जा रहे थे। लेकिन वालिद साहब जो थे वो छोटे होने की वजह से मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, इसीलिए दोनों भाइयों के दिलों में मेरे लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। एक दिन मेरे बड़े भाई अतर अमीरुद्दीन ने मुझसे किसी खास काम के लिए कहा और उस वक्त मेरा मूड नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी बात से मना कर दिया काम मानने से। तभी वो चिल्लाया, तुम्हें तो हराम खोरी की आदत हो गई है, कोई काम नहीं होता तुमसे, चलो उठो और मैंने जो काम बताया है वो करो। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं तो नहीं जा रहा। तभी वो बोला, कैसे नहीं जाएगा, उठ। मैंने कहा नहीं जाता। मैंने इतना कहा था कि मेरे बड़े भाई ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और ऐन उसी लम्हे जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था मेरे वालिद साहब वहाँ पर आ गए। उन्होंने जैसे ही मुझे थप्पड़ खाते हुए ये मंजर देखा तो मेरे वालिद साहब गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर अतर भाई को मार मार कर बेहोश ही कर दिया। बात तो वहीं पर खत्म हो गई, लेकिन अब मेरे दोनों बड़े भाई अतर भाई और अजहर भाई दोनों के दोनों मेरे दुश्मन हो गए। वो यकजा होते और मुझे अलग कर दिया करते थे। वालिद साहब ये तमाम मामला देख रहे थे और इसी वजह से तंग आकर उन्होंने मुझे लाहौर भेजने का फैसला भी कर लिया था और आखिरकार उनके फैसले के चलते मैं लाहौर आ गया। यहाँ पर मेरी तालीम के साथ हॉस्टल में मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया गया था और यहाँ आने के बाद ही मेरे अंदर खुशगवार तब्दीली भी पैदा हो चुकी थी। कुछ नए दोस्त मेरे बन चुके थे, उनके साथ सैरो तफरीह भी हो चुकी थी। फिर मेरे अंदर तालीम के मुतालिक भी दिलचस्पी अब पैदा हो चुकी थी। मैं पढ़ भी रहा था साथ साथ। वालिद साहब मेरे पास आते रहते थे, मेरे आसाइशों मेरी ज़रूरतों के साथ साथ मेरी ख्वाहिशात के बंदोबस्त भी वालिद साहब ने बहुत अच्छे से कर दिए थे। वहाँ पर दोस्तों के साथ एक मरतबा एक दिन मैं रावी किनारे जा पहुँचा था। मानसून चल रहा था, बारिशें हो रही थी और रावी जो था वो शबाब पर था। दोस्त जो थे वो वहाँ पर मौजूद लड़कियों के साथ रंगरेलियाँ मनाने लगे और मैं
समुद्र किनारे टहलता हुआ गोशे की तरफ जा निकला, यानी कि एकांत की तरफ, तन्हाई की तरफ। यहाँ पर भी दरख्त लगे हुए थे। अब मैं उधर आ चुका था जहाँ पर दरख्त ही दरख्त थे, जंगल टाइप। बादलों की छांव में दरख्त बहुत खुशनुमा दिखाई दे रहे थे। तभी मैं जाकर एक दरख्त के तने से लगकर खड़ा हो गया और उस वक्त मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात भी आ रहे थे। दोस्त वहाँ से बहुत दूर थे, मेरे पास खामोशी थी। तभी अचानक मुझे शीशी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुलाता है तब करता है, वैसी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मैंने चौंक कर जब इधर उधर देखा, आसपास तलाश किया, तभी एक खूबसूरत सी आवाज मेरी समातों से टकराई। ऊपर देखो, इधर ऊपर। मेरी निगाह अचानक आवाज सुनते ही ऊपर उठ गई। एक दरख्त की मोटी शाख में 2 आंखें लगी हुई थी, 2 हसीन पुरसहर खूबसूरत आंखें, इतनी पुरकशिश और खूबसूरत आंखें कि इंसान से उसका चैन और सुकून, उसके हवास ही छीन ले। मैं उन्हें देखने लगा और मुझ पर अब हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि क्या ये दरख्त की आंखें हैं। इन आंखों के इस जगह होने का कोई महज नहीं था, क्योंकि दरख्त में इस तरह आंखें लगी हुई थी कि इंसान इस तरह दरख्त से नहीं चिपट सकता जिस तरह वो आंखें दरख्त की शाख में दिख रही थी। उसकी आंखें मुझे इसी तरह नजर आए और फिर से आवाज आई, शाजिल, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ। न जाने पर कैसे मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि कौन हो तुम। तभी फिर से आवाज आई, नहीं पहचाने अब तक। अब की बार उसकी आवाज में मायूसी और अफसुर्दगी सी थी। मैंने फिर पूछ लिया, कौन हो तुम? आवाज तभी आई और कहने लगी, माशा। और जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, मेरा दिमाग फिर से झंझना उठा। शाजिल, मेरी बात सुनो, मुझे बेबस कर दिया गया है और सजा मिली है मुझे, शाजिल। तभी मेरी सरसराती आवाज उभरी, सजा? कैसी सजा माशा? हाँ शाजिल, मुझे सजा मिली है और मेरा जिस्म सजा के तहत छीन लिया गया है। मेरे जिस्म को कैद कर दिया गया है। तभी मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन माशा ये किसने किया और आखिर क्यों तुम्हें कैद कर दिया गया है? मैंने उससे खोई हुई आवाज में पूछा था तो वो कहने लगी, शाजिल, ये सब मेरे माँ बाप ने किया है मेरे साथ। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं। उन्होंने मुझ पर बेहद सख्तियां की और यही वजह है उसकी कि मैं वादे करने के बावजूद कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, नहीं आ सकी। मैंने उससे पूछा कि माशा ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए क्या करूं अब? तभी वो बोली कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए शाजिल, बस तुम मुझे याद रखना, कभी भूलना नहीं। एक ना एक दिन मैं अपने माँ बाप को जरूर राजी कर लूंगी। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि शाजिल, तुम कितने बेहतरीन दोस्त हो मेरे और तुम बहुत अच्छे साथी हो। हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे से दूर ना किया जाए। तभी मेरे मुंह से अफसुर्दगी से निकला, लेकिन माशा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कम से कम मुझसे मिलो तो सही आकर। तभी वो बोली, बहुत वक्त लगेगा इसमें शाजिल, बस तुम सब्रो सुकून के साथ मेरा इंतजार करना। इतने में ही दरख्त की जो आंखें उभर आई थी उस शाख से, उसमें से आंसू टपकने लगे और मैं उन आंसुओं को टपकते हुए देखने लगा। लेकिन तभी ऐन उसी वक्त मुझे अपने पीछे कोई आहट सुनाई दी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा तो कुछ लम्हे तो अंदाजा नहीं हो सका कि ये साए आखिर किसके थे। फिर जब अकल की बीनाई होशो हवास में आई तो मुझे एहसास हुआ कि साए जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं और आखिरकार वो मेरे करीब आ ही गए। मैंने उन्हें पहचान लिया, वो मेरे दोस्त ही थे जो मेरे साथ रावी दरिया की सैर को आए थे। वही दोस्त थे मेरे जो मेरे साथ यहाँ तक आए थे। वैसे तो मेरे सारे के सारे दोस्त, सभी दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें एक था साजिद, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। गरीब घराने का लड़का था और गरीशा में ही एक छोटे से घर में रहा करता था। न जाने उसे मुझे देखकर क्या एहसास हुआ कि तभी अचानक से वो मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगा, क्या हुआ शाजिल, सब ठीक तो है ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? तभी मैंने उनसे कहा, यार साजिद, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तुम लोग अगर बुरा ना मानो तो मैं हॉस्टल वापस जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर में भी यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार शाजिल, कमाल की बात है, अभी तो चांदनी खिली भी नहीं और तुम पहले से ही चांद को बेवा कर रहे हो। तभी मैंने कहा, ऐसा करो, तुम रावी किनारे बैठकर शायरी करो और मुझे जाने दो। तभी साजिद घबराया और कहने लगा, ठीक है शाजिल, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसके बाद साजिद और मैं वहाँ से निकल गए। रास्ते में साजिद ने मेरी तबीयत के बारे में मुझसे पूछा। कहने लगा कि तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस कभी कभी मेरे सर में चक्कर आने लगते हैं। क्या बताता आखिर में साजिद को। बहरहाल साजिद मेरा जवाब सुनकर खामोश हो गया। फिर वो मुझे हॉस्टल छोड़कर वहाँ से चला गया। वो तो चला गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते से ही मेरे जहन पर जो सोचों ने हमला किया, हमलावर जैसे ही सोचे, उन सारी सोचों ने मुझे निढाल कर दिया। बचपन तो खैर मासूम होता है, सोच की गहराइयाँ भी कुछ नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी बार बार माशा के बारे में ही सोचे जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो मेरी जरूरत बन चुकी थी, अब मेरे लिए एक कसक बन गई थी। लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो सब नाकाबिले यकीन मंजर था।
وہ درخت کی آنکھیں اور ماشا کی کہانی اگر میں کسی کو سناتا تو وہ سب مجھ پر ہی شک کرنے لگتے کہ یہ شاید پاگل ہو گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا اپنی جاگتی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔